कर रहे हैं और मैंने पार्ट नंबर 1 में आप लोगों को सारा थ्योरी कवर करा दिया है। होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। आज हम अपना एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसी चैप्टर का पार्ट 2 स्टार्ट कर रहे हैं, दिस इज द कैश बजट, और इसमें हम दो थ्योरीज भी पढ़ने वाले हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आएगी, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। इसमें हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में 5 से 6 मार्क्स में क्वेश्चन आता है। बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, डायरेक्टली आपको क्वेश्चन दिया फिर आपको पोस्टिंग करनी है, सिर्फ बहुत इजी है। तो वो क्वेश्चन जरूर करिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो को हम नोट्स के थ्रू भी पढ़ने वाले हैं, तो वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिएगा। और आई होप आपको लास्ट वीडियो समझ में आई होगी। जिसने नहीं देखी है सबसे पहले वो वीडियो देख के आओ, अदरवाइज आपको इसमें कुछ भी समझ नहीं आएगा, क्योंकि जब आपको यही नहीं पता होगा कि कैश क्या है, कैश को मैनेज कैसे करते हैं, तो आप ये नहीं पढ़ पाओगे कि कैश का बजट कैसे होना है। देखिए अब मैं आपको एक चीज बताते स्टार्ट करता है जी क्लास को। देखिए कैश बजट का मतलब से क्या समझता है, आप ये समझिए कि आपके घर में बजट बनता होगा, राइट, कि आपके घर में भी जैसे महीने का 2 महीने का, मतलब आपके घर में भी जो मालिक हो गया, जो भी आपके मम्मी या फादर है, जो भी है, वो घर में बजट बनाते होंगे, राइट, 1 महीने का बजट बनाते होंगे, सबके घर में बनता है ऑब्वियसली। या कोई कंपनी है, कोई फर्म है, वो बजट बनाती है कि इतना मुझे इस महीने में पेमेंट करना है, इतना मैं पैसा लेकर आऊंगा, इतना मुझे पैसा मिलेगा, इतना मैं पैसा पे करूंगा, मुझे इतना पैसा स्कूल की फीस में भरना है, इतना पैसा, मतलब हर एक चीज का ओवरऑल बनाते हैं, ठीक है। तो कैश बजट आपको यही समझाता है कि आप एक या तो पैसा आएगा आपकी कंपनी में, ठीक है, रिसीट होगी, या तो फिर आप पेमेंट करोगे। कैश में कंपनी में फॉर्म में 2 ही बातें होती है, तो पैसा आएगा कहीं से, आप आपको पेमेंट करनी है। बाकी अगर आप परचेज कर रहे हो तो आप पेमेंट करोगे, सेल कर रहे हो अगर आपको पैसा आएगा, है ना। वेजेस अगर आप किसी की वेजेस दे रहे हो, सैलरी दे रहे हो, कुछ दे रहे हो, तो आपको क्या पैसा जाएगा। अगर आपको कहीं से मिल रहा है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको किसी ने मतलब दे दिया, आपको इन्वेस्टमेंट दे दिया, फिर आपने कहीं से आपको बोनस वगैरह मिला, तो पैसा आ रहा है, तो या तो वो पैसा जाएगा आपकी कंपनी से, पैसा आएगा, 2 ही बातें होगी। तो इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे इलस्ट्रेशन के थ्रू कि किस तरीके से हम अपनी कंपनी का बजट तैयार करते हैं थ्रू आउट द फाइनेंशियल ईयर। और यहाँ पे आपको ईयरली नहीं, आपको कुछ महीनों का बजट देंगे, उसे आपको रेडी करना होगा। देखिए यहाँ पे आपको किसमें थोड़ा सा आपको तरीका बताऊं। सबसे पहला ऊपर अपना रिसीट रखेंगे, रिसीट में आप सारी चीजें लिखोगे जो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। उसके बाद आपको पेमेंट या आपका रिसीट हो जाएगा, आप इसका टोटल कर लोगे, टोटल रिसीट का जो भी आएगा। उसके बाद पेमेंट, आप पेमेंट की पूरी लिस्ट तैयार करोगे, ये पेमेंट करना है, उसके बाद आप टोटल पेमेंट का टोटल कर लोगे, ठीक है। उसके बाद आप अपना दोनों का बैलेंस निकालोगे। फॉर एग्जाम्पल आपने इसको ए माना था, इसको बी माना था पेमेंट को, तो ए में से आप बी माइनस करोगे, जो भी आपका अमाउंट आएगा वो आपके कंपनी का वो पैसा हो, जो अभी आपका पैसा बच रहा है, जो आपकी कंपनी ने हेल्ड करके रखा है। मैंने आपको वीडियो में स्टार्टिंग में चीज बताई थी कि 3 तरीकों से हम अपना कैश का मैनेजमेंट करते हैं। अगर आपको याद होगा, अपने लास्ट वीडियो देखे तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सबसे पहले चेक कर दो कि मेरी कंपनी में कितना पैसा आया, कितना पैसा गया। ठीक है, देखिए आप ये चीज जानते हो कि कितना पैसा आया, कितना पैसा गया। सबसे पहले आप एनालाइज करोगे, तो आपका रिसीट कितना, पेमेंट कितना है, किस एनालाइज करोगे, ठीक है। उसके बाद आप ये देखोगे कि विद इन द फंड मेरा कितना गया, आपने कितना वेजेस दिया, कितना आपने सैलरी दिया, कितना आपने छोटा मोटा खर्चा किया, एडमिनिस्ट्रेशन में किया, मैन्युफैक्चरिंग में खर्चा किया, इधर उधर खर्चा किया, वो देखोगे, वो भी आपका पेमेंट का पार्ट हुआ। उसके बाद थर्ड आप देखोगे कि कितना पैसा आप अपनी कितना पैसा अपनी कंपनी में होल्ड करके रख रहे हो विद इन द फर्म, वो आपको यहाँ पे बैलेंस बताएगा, ठीक है। तो ये इलस्ट्रेशन बहुत इजी है, अभी मैं आपको कराऊंगा, वेरी वेरी इजी। अगर क्वेश्चन आ गया एग्जाम में, बिल्कुल छोड़ना मत, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और क्वेश्चन करने से पहले ना 2 अप्रोचेज हैं जो दी गई हैं, मिलर ओआर के थ्रू, और एक और है वॉल्टर वगैरह करके कुछ, अभी मैं आपको बताती हूँ। वो दोनों थ्योरीज हम पढ़ते हैं, अप्रोचेज बहुत अच्छे हैं। कैश के थ्रू में कुछ अपनी टिप्पणियां दी है, उनको पढ़ते हैं और उन पे थोड़ा सा बातचीत करते हैं। उसके बाद हम अपना कैश बजट का, और एक और टॉपिक है आपका आज का ही कि अगर आपकी कंपनी में पैसा ज्यादा है तो हम उसको कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं अच्छी जगह, वो भी पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में 3 टॉपिक खत्म करेंगे। तो देखिए हमने कैश बजट के बारे में सब कुछ पढ़ लिया। अब हम थोड़ी सी बात करते हैं 2 मॉडल जो मैंने आपको बताया, जॉर्मोस मॉडल और मिलर और मॉडल। ये 2 मॉडल ना आप लोगों को बताते हैं कि हमें अपने कैश का मैनेजमेंट कैसे करना है। अगर हमारा कैश, अगर हमें पता है कि हमारा जो मतलब हमारा जो कैश का रिटर्न है, यानी कि सर्टेन है, देखिए, यानी कि अगर आपको ये पता है कि आपको थोड़ी सी संभावना पता है कि हाँ अगर मैं इतना पैसा यहाँ पे लगाऊंगा तो इतना पैसा मेरा यहाँ लगेगा, मतलब सारी चीजें प्रिडिक्टेबल है, नॉन है, ठीक है। तो हम ये वाला अप्रोच यूज करते हैं, गवर्नेंस मॉडल, जिसे हम इन्वेंटरी मॉडल ऑफ कैश भी बोलते हैं। तो आपको एग्जाम में डायरेक्टली देखने को मिलेगा कि कैलकुलेट गवर्नेंस मॉडल
या फिर मतलब ऐसे बोलेगा कि कैलकुलेट द मैनेजमेंट ऑफ कैश थ्रू द बाउंस मॉडल या थ्रू द मिरर ऑफ मॉडल, या फिर एक्सप्लेन द बाउंस मॉडल या फिर इन्वेंट्री मॉडल ऑफ कैश, इस तरीके से तो आपको डायरेक्टली इस चीज पे आना। ठीक है, अब देखिए अब बाउंस मॉडल या फिर इन्वेंट्री मॉडल ऑफ कैश क्या है। देखिए इसमें ये कहता है कि आपको ये पता है, आप नॉन इस चीज से आपको पता है कि आपको इतना पैसा यहाँ के मतलब यहाँ पे लगेगा, इतना पैसा यहाँ लगेगा, इतना पैसा यहाँ लगेगा। ठीक है ना, ओके तो आपको इतना पैसा आपकी कंपनी में रखना है, इतना पैसा आपको रखना चाहिए कि आपका इतना खर्चा यहाँ मतलब आपको हर चीजें पता है, प्रिडिक्टेबल है। तो हम यहाँ पे बाउंस मॉडल लगाते हैं। इसमें कहता है कि करना है ऑप्टिमम, मतलब आपको अपनी कंपनी में कितना पैसा रखना चाहिए, कितना पैसा इन्वेस्ट कर देना चाहिए, कितना पैसा लगा देना चाहिए शेयर्स वगैरह हर एक चीज में। तो आपको कितना पैसा कम ऑप्टिमम होता है, कम से कम आपको इतना पैसा अपनी कंपनी में रखना चाहिए। ठीक है, ये बताते हैं कैरिंग कॉस्ट ऑफ कैश आपको इतना रखना चाहिए कैश अपनी कंपनी में। ठीक है, तो उसका एक फॉर्मूला है, कैसा पता करोगे तो ये आपका फॉर्मूला है। नहीं अगर जिसको नहीं समझ में आ रहा मैं मुंह से बोल रहा हूँ, आप इसको लिख लीजिए। C मतलब ऑप्टिमम कैश बैलेंस, कितना कम से कम पैसा अपनी कंपनी में रखना चाहिए, इज इक्वल टू √2 A मल्टीप्लाई F। यहाँ पे मैं दोबारा से लिख रही हूँ, मैंने वो लिखा है इसको, उसको क्या बोलते हैं तो आपको ना समझना है। 2 की मल्टीप्लाई एक F से और उसके अपॉन में आपका आएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला है इसका। अब एक का मतलब क्या, एनुअल कॉस्ट मतलब कितनी कॉस्ट लग रही है हर चीज में। दूसरी कॉस्ट है फिक्स्ड कॉस्ट, मतलब इतनी कॉस्ट तो लगेगी ही लगेगी, इतना तो रखना है, मतलब इतनी कॉस्ट तो इस पर्टिकुलर चीज में लगनी है। ए मतलब एनुअल कितनी कॉस्ट लगी है, ओ मतलब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी है। ये चीजें आपको क्वेश्चन में एग्जाम में गिवन होगी डायरेक्टली, आपको अगर कैलकुलेट करने को बोलेगा तो कैलकुलेट कर दीजिएगा, अगर आपको एक्सप्लेन करने को बोलेगा तो आपको एक्सप्लेन करना है। अभी मैं आपको दो नोट्स और अच्छे से इसको एक्सप्लेन करूंगी, तो ये तो मैंने शॉर्ट लिख दिया है, एग्जाम के टाइम पे याद रिवाइज करने में इजी होगा, तो ऐसे पढ़ लीजिए। नेक्स्ट आपसे कहता है मिरर और मॉडल। ये मॉडल तब यूज होता है, मतलब सिंपल सा, अगर आपको पता है कि आपको प्रिडिक्टेबल इतना पैसा यहाँ लगेगा, मुझे इतना पैसा इतना करके रखना है अपनी कंपनी में, इतना पैसा तो रखना ही है। तो इसमें इसका अपोजिट है कि अगर आपको पता नहीं है, अनसर्टेन है, आपको नहीं पता, फॉर एग्जाम्पल आपको नहीं पता आपने शेयर में पैसा इन्वेस्ट कीजिए कितना पैसा रिटर्न आएगा, नहीं पता, तो आपको ये नहीं पता कि मुझे कितना पैसा रिकवरी के लिए रखना है, क्योंकि आपको पता है शेयर में पैसा डूबता भी तो हमें अपने पास से भी पैसा देना होता है। तो ये चीजें अनसर्टेन होती है। इसमें यही कह रहा है हाउ मच कैश कीप फ्रॉम कैश फ्लो आर अनसर्टेन, हमें कितना पैसा अपनी कंपनी में रखना हमें ये नहीं पता है। तो इसके अंदर हम 3 चीजें देखो, या तो इसके अंदर 3 लिमिट सेट करी गई है, अपर लिमिट, लोअर लिमिट और रिटर्न पॉइंट। अपर लिमिट वो लिमिट होती है जितना पैसा आप ज्यादा से ज्यादा रख सकते हो, ज्यादा से ज्यादा जितना पैसा रख सकते हो। लोअर लिमिट होती है जितना कम से कम इतना तो होना ही चाहिए, इतना पैसा तो कंपनी में होना ही चाहिए। और अपर लिमिट यानी इतना ज्यादा से ज्यादा इतना रखो, कम से कम इतना रखो। ठीक है, एक प्रेडिक्शन है और रिटर्न पॉइंट होता है इतना रिटर्न मिलेगा बीच का पैसा। अभी हम इसको और नोट्स के थ्रू पढ़ेंगे, ये तो मैंने आपको शॉर्ट में इसलिए यहाँ पे बता दिया। अब वो हम देखते इतना इतना इस तरीके से आपको रखना चाहिए। देखिए यहाँ पे ये देखिए इसका फॉर्मूला है, आपसे बोला कैलकुलेट करने को, तो ये आप लिख लीजिए। ठीक है, वहां पे ना समझ में आए तो ये इसमें लिख लीजिए z इज इक्वल टू 3 TV अपॉन में 4i। अब देखिए टी क्या होता है, टी वो होता है ट्रांजैक्शन ऑफ कन्वर्जन। ट्रांजैक्शन ऑफ कन्वर्जन वो पैसा जो आप कन्वर्ट, जैसे रिस्क में जितना आपको मिल रहा है, रिस्क के बावजूद आपको उतना पैसा मिला, कन्वर्ट हो गया। तो ये सब जब हम और पढ़ेंगे इसको डिटेल में, क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, मतलब वेरिएंस ऑफ कैश फ्लो, कितना डिफरेंस आता है कैश फ्लो के अंदर, यानी अगर इतना पैसा आपने लगा दिया तो इतना पैसा रिटर्न आया तो कितना चेंज आया, वेरिएंस हम चेंज बोलते हैं, कितना चेंज है। और आई का मतलब होता है जितना इन्वेस्टमेंट आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, जितने परसेंट का वो यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला हुआ मिरर और मॉडल के लिए, ये आपका बोनस मॉडल के लिए, इसको हम और डिटेल में पढ़ते हैं। उसके बाद एक टॉपिक और बचा है, इन्वेस्टमेंट हम कैसे करें अपना, मतलब अपनी कैश का कि अच्छी अच्छी चीजों में मतलब रिटर्न मिले, उसको हम थ्रू द नोट्स डायरेक्टली पढ़ लेते हैं। उसके बाद हमारे 2 इलस्ट्रेशन, वो बहुत अच्छे इलस्ट्रेशन है, वो कर लोगे ना आप खुश हो जाओगे, क्योंकि मतलब बहुत अच्छा अकाउंट्स में स्कोर कर सकते हो, क्योंकि बहुत इजी है और दिमाग लगाने वाला है। फिर आपकी क्लास ही आज की खत्म होती है और आपका चैप्टर जो है दिस इज मैनेजमेंट ऑफ कैश फाइनली कंप्लीट। तो बहुत अच्छा, मुझे मेरा फेवरेट चैप्टर बन चुका है ये, बहुत इसके अंदर कोई फालतू गिरी नहीं है, इसको कैलकुलेट करो, उसको बहुत मतलब ऐसी चीजें जो दिमाग लगाने वाली है, जैसे इतना पैसा मैं इन्वेस्ट करूँ, कहाँ पैसा इन्वेस्ट करूँ, रियल लाइफ से भी काफी रिलेटेबल है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगा। आई डोंट नो आपको अच्छा लगा या नहीं, मेरा पढ़ाने का तरीका आपको पता नहीं कैसा लगा, मुझे नहीं पता, बट जो भी अगर मैं कोई कम है या फिर मैं ज्यादा फास्ट तो मेरी हैबिट है, तो मैं फास्ट बोलती हूँ, मतलब ऐसे भी नहीं, डेली बेस में जब मैं किसी चीज को एक्सप्लेन करती हूँ तो मैं थोड़ा फास्ट हो जाती हूँ। तो उसके लिए मैं, अगर आपको समझ में आया तो मैं उसके लिए सॉरी बोलूंगी, और अगर कोई कमी हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। चलिए इसको हम एक्सप्लेनेशन में पढ़ते हैं, उसका इलस्ट्रेशन इसकी कंप्लीट करके। तो
देखिए, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में अपना सब कुछ कवर कर लिया था कि किस तरीके से हमें कैश की पूरी थ्योरी पढ़ ली थी। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ऑलरेडी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि कैश बजट क्या होता है। मैंने आपको बताया कि हम अपने घर में जब बजट सेट करते हैं, कितना पैसा कहाँ लगेगा, कितना पैसा आया, कितना पैसा गया, इस केस में हमें यहाँ पे यही करना होता है। हमें एक बजट तैयार करना होता है कंपनी के लिए कि कंपनी कितना पैसा खर्च कर सकते हो, कितना पैसा अर्न करेगी इस ईयर में। तो बेसिकली आपसे कहता है कैश बजट वही होता है, ठीक है। अब आपसे कहता है कि कैश बजट को डिटरमाइन करने के ना कुछ मतलब कैश को, मतलब देखिए ऑप्टिमम कैश ऑफ बैलेंस क्या होता है, कम से कम आपकी कंपनी में इतना कैश ऑन द पॉइंट होना चाहिए। तो उसको मतलब कैलकुलेट करने के दो मेथड हैं, मिनिमाइजिंग कॉस्ट मॉडल और प्रिपेयरिंग कैश बजट। तो आपकी कंपनी, आपके जो सिलेबस में मिनिमाइजिंग कॉस्ट मॉडल नहीं है, सिर्फ प्रिपेयरिंग कैश बजट है। मतलब कैश बजट आप प्रिपेयर करोगे। अभी 2 इलस्ट्रेशन मैं करवाऊंगी जिसके अंदर आप कैश बजट प्रिपेयर करोगे, किस तरीके से आपने जितना पैसा दिया, कितना पैसा आया और आपके पास कितना बैलेंस बचता है, ये चीज़ें आपको अभी कैलकुलेट करनी है। बहुत ईजी है, सुपर ईजी है, ठीक है। सिर्फ आप दिमाग लगाओगे थोड़ा सा और आपका काम हो जाएगा। तो कैश बजट आपके सिलेबस में। और मिनिमाइजिंग में थोड़ा सा अगर आपको बताऊँ कि मिनिमाइजिंग कॉस्ट मॉडल क्या होता है, इस केस में आप क्या करते हैं ना कि सारे के सारे फालतू कट ऑफ कर देते हैं, फालतू चीज़ों के फालतू एक्सपेंसेस को कट ऑफ करके जितनी मिनिमाइजेशन कैपिटल बचती है उस कैश पे आप बात करते हैं। पर ये बहुत गलत माना गया। जब बड़ी बड़ी कंपनीज आई, बड़े बड़े प्रोफेसर्स आए, तो उन्होंने कहा कि यार हम कैसे खर्चों को कम कर सकते हैं। आज के टाइम में हर एक कॉस्ट पे, हर एक खर्चे की एक कॉस्ट होती है, ठीक है। वो हर एक खर्चा अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो कैसे हम खर्चों को कट ऑफ कर सकते हैं, दैट्स वाई ये वाला मेथड अब आपके सिलेबस से कट ऑफ कर दिया गया है, ठीक है। अब देखिए हम कैश बजट, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, यहाँ पे देखिए एनालिसिस में फ्लो ऑफ कैश का फ्लो बिजनेस में ओवर अ फ्यूचर के अंदर शॉर्ट और लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए कितना खर्चा हो रहा है उसका हम एक बजट तैयार करते हैं, ठीक है। फोरकास्ट करने के लिए कि आपकी कंपनी में कितना फोरकास्ट, मतलब पता करने के लिए कितना आपकी कंपनी में आ रहा है और कितना आपकी कंपनी से जा रहा है, सिंपल, ठीक है। और कितना बच रहा है एंड में। फिर आप देखिए 2 मॉडल मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए हैं, मिलर मॉडल और बाउमुल मॉडल। देखिए सबसे पहले मैंने आपको बाउमुल मॉडल बताया, जिसके अंदर आपको क्या करना है कि यहाँ पे आप लोगों को पता होता है, यहाँ पे आपको निकालना वही है कि ऑप्टिमम कितना आपकी कंपनी में पैसा होना चाहिए कम से कम। बट बाउमुल क्या कहता है कि आपको ना काफ़ी चीज़ें प्रिडिक्ट हैं, आपको पता है कि आपकी कंपनी में खर्चा होने वाला है, इतना रिटर्न आने वाला है, इतना आप देने वाले हो, इतना आपको मिलने वाला है, हर एक चीज़ प्रिडिक्टेबल है। तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है कैश को कैलकुलेट करने में। तो आपके पास डायरेक्टली फॉर्मूला C = √2a × F/O, जिसमें कि C होता है इतना कैश बैलेंस होना चाहिए कम से कम, और A है आपका कि एनुअल कितना खर्च हो रहा है, F है यानी फिक्स्ड कॉस्ट, और O है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। देखिए इसकी ना कुछ लिमिटेशंस थी। अब लिमिटेशंस क्यों थी ये तो आप अपने माइंड से खुद भी, जब मैं ये पढ़ा रही थी ना, मैंने ये स्टार्टिंग में मैंने खुद से नहीं पढ़ा था, मैंने सिर्फ ऐसे प्रोफेसर से अपने कहते हुए सुना था, बट उन्होंने मुझे इसकी लिमिटेशंस नहीं बताई थी। बट मैं आपको अगर इसकी लिमिटेशंस बताऊं, मैंने खुद से कैलकुलेट कर लिया था अपने माइंड में कि इसकी लिमिटेशंस क्या हो सकती है। आप खुद सोचिए कि कोई बिजनेस है, ठीक है, आप कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हो कि कोई बिजनेस के अंदर एक आपने परफेक्टली आपने एक चीज़ को सर्टेन कर लिया कि हाँ इतना उसके अंदर आएगा, इतना जाएगा। अरे फॉर एग्जांपल आपने इन्वेस्टमेंट कर ली है, शेयर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट कर ली है, तो हाउ इज इट पॉसिबल कि आपको कैसे पता कि आपकी कंपनी का शेयर इतना बढ़ने वाला है, इतना घटने वाला है। आप सिर्फ प्रिडिक्शन कर रहे हो, तो आपका बिजनेस प्रिडिक्शन के बिहाफ में नहीं चल सकता है। ये चीज़ें आपको खुद भी माइंड लगानी चाहिए। तो वही इसमें कहता है कि बिजनेस है ये रेगुलरली प्रॉफिट में नहीं रहेगा, रेगुलरली लॉस में नहीं रहेगा, तो आप प्रिडिक्शन यहाँ पे नहीं सेट कर सकते, ठीक है। सबसे पहले हो गया। नेक्स्ट आपसे कहता है कि यहाँ पे ट्रांजैक्शन कॉस्ट जो है वो डिपेंड करती है इन्वेस्टमेंट पे, टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट कैसा है। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप शेयर्स में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपका इन्वेस्टमेंट के टाइप के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे प्रिडिक्शन करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आपसे कहता है मिलर मॉडल। इसको मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि यहाँ पे आपके पास कोई अनसर्टेनिटी नहीं होती है, मतलब यहाँ पे अनसर्टेनिटी होती है कुछ भी आप मतलब ऑलरेडी से प्री प्लान नहीं कर पाते हो। तो यहाँ पे मैंने 3 लिमिट्स बताई थी आपको, अपर लिमिट, लोअर लिमिट और रिटर्न, जिसको आप R बोलते Z से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो वही हम इस वाले फॉर्मूले में फाइंड करेंगे। Z = 3TV / 4I की होल पावर 1/3। अब देखिए इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर हमें नहीं पता कि हमें कितना मिलने वाला, हमें कितना, मतलब हमें कुछ भी चीज़ें प्रिडिक्ट नहीं है। ये मॉडल अच्छा माना जाता है क्योंकि यहाँ पे एक्चुअल में बातें हो रही हैं, क्योंकि हमें सच में नहीं पता है। एज अ बिजनेस अगर हम लेके बैठे हैं, तो अगर आप खुद भी कॉमन सेंस लगाओ, अगर आप एक बिजनेस लेके बैठे हो तो आपको ये तक नहीं पता कि आज आपकी दुकान में कितनी बिक्री होने वाली है। तो हाउ इज़ इट पॉसिबल फॉर समबडी की वो चीज़ें एग्जैक्टली पता कर सके, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा अप्रोच माना जाता है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास एक अपर लिमिट होती है कि मतलब इतना ज़्यादा से ज़्यादा आपको कैश रखना है, एक अजम्पशन मान के चलते हो। लोअर लिमिट में इतना कम से कम कैश रखना है, और रिस्क रिटर्न वाले में कि इतना हमें मिल सकता है, बीच का फिनोमेना लेके चलते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे आप लोगों को गिवन है फॉर्मूला, आपको डायरेक्टली क्वेश्चन बोलेगा कि आपको ये फाइंड करना है, क्या करना है। तो जेड वही आपका हो गया जितना रिटर्न की एक्सपेक्टेशन करते हो, 3 टीवी यानी कि ट्रांजैक्शन, हर एक कन्वर्जन ऑफ कॉस्ट पर ट्रांजैक्शन, वी यानी कि वेरिएंस ऑफ डेली जितना चेंजिंग हो रहा है डेली कैश फ्लो में, और आई का मतलब होता है इंटरेस्ट, इन्वेस्टमेंट पे कितना इंटरेस्ट मिल रहा है। ठीक है, डायरेक्टली आप फॉर्मूले में पुट करोगे आपके पास आ जाएगा। तो ये तो हो गया आप लोगों के पास वो जो मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। ठीक है, अब हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट। अगर आपके पास ज़्यादा पैसा है, यानी कि अगर आपके पास पैसा है तो आप कहाँ कहाँ उसे इन्वेस्ट कर सकते हो अपने सरप्लस मनी को। आज के टाइम में इन्वेस्टमेंट इज़ द बेस्ट ऑप्शन। आपको पता होगा कि हम अगर इन्वेस्टमेंट कर देते हैं तो उस केस में हमारा पैसा जो है वो हमें इंटरेस्ट मिलता है, तो उसमें हमारा पैसा बढ़ता है। तो इसमें कहते हैं कि 4 बहुत अच्छी जगह हैं जहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो अकॉर्डिंग टू अकाउंट। ठीक है, अब देखिए मैं जैसे मैंने आपको बताया कि हम जब हमारे पास इन्वेस्टमेंट हो, हम अपने सरप्लस फंड्स का किस तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। हमारे पास 4 सोर्सेज हैं। ठीक है, किसी भी बिजनेस या किसी भी फर्म के पास, कंपनी के पास। देखिए सबसे पहला आप इन्वेस्ट कर सकते हैं ट्रेजरी बिल्स में। और ट्रेजरी बिल्स जो है वो क्या होती है, जिसको हम टी बिल्स भी बोलते हैं शॉर्ट में। ये जो इशू करी जाती है आरबीआई के द्वारा। आरबीआई क्या करती है ना, इस ट्रेजरी बिल्स इशू करती है जिसके अंदर आप अपनी इन्वेस्टमेंट रख सकते हैं। सेफ होती है ये और इजीली मार्केटेबल होती है। ये जो इसके अंदर क्या होता है ना, इसके अंदर आपको लो लेवल ऑफ यील्ड मिलता है। यील्ड मतलब कि रिटर्न जिसे आप कहते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे आपको लो लेवल पे इंटरेस्ट मिलता, लो लेवल पे आपको रिटर्न मिलता है। और यहाँ पे आपको जो इंटरेस्ट है, आपको पे वगैरह यहाँ पे इंटरेस्ट वगैरह पे नहीं होता है। ठीक है, ट्रेजरी बिल एक सेफेस्ट माना जाता है, सबसे सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट माना जाता है। ये बैंक डिपॉजिट ये नॉर्मल है जो आप लोग करते हैं। इसके अंदर आप लोग क्या करते हो, ये नॉर्मल भी आप करते हो। जो इंडिविजुअल होता है वो क्या करता है, अपने बैंक में पैसा जमा कर देता है। तो ये बेसिकली आप शॉर्ट टर्म के लिए करते हो। जो शॉर्ट टर्म के पास आपके पैसा है तो आपने किसी स्कीम में लगा दिया, आपके पास कोई आया स्कीम, जैसे लाडली योजना चलता था पहले, तो वहाँ पे पैसा लगा दिया कि पैसे बढ़ते हैं, वहाँ पे आपको इंटरेस्ट मिलता है। दिस इज़ मच इनफ। ठीक है, फिर आपके पास आता है इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट। देखिए ये दोनों जो है ना, ये और ये दोनों ज़्यादातर एग्जाम में शॉर्ट नोट में आते हैं, तो इस पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। इंटर कॉर्पोरेट डिसीजन वो डिपॉजिट्स होते हैं जहाँ पे आपके पास पैसा है। ठीक है, आप क्या करते हो ना, आप किसी फर्म के साथ, आप कहते हो जब आपकी कंपनी है आपके पास, मतलब एक कंपनी के थ्रू अगर मैं देखूं तो एक कंपनी दूसरी कंपनी के साथ डिपॉजिट कर रही है, उसको हम इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट कहते हैं। एक कंपनी दूसरी कंपनी के में डिपॉजिट कर रही है कि वो कंपनी क्या करेगी, फिर वो उसको इंटरेस्ट देगी, उसको रिटर्न देगी। और इसमें क्या होता है, इसके अंदर ज़्यादा हायर रेट ऑफ रिटर्न होता है, क्योंकि अगर कंपनी को फ़ायदा होगा तो वो उतना ही आपको रिटर्न देगी। ठीक है, ये अच्छा पॉइंट है और ये बहुत अच्छा भी माना जाता है आजकल के टाइम में कि अब एक कंपनी दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट कर रही है, और ये ज़्यादातर आज के टाइम में चल भी रहा है, तभी कंपनी इतनी बन भी रही है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास कहता है बिल डिस्काउंटिंग। ये भी बहुत अच्छा है। बिल डिस्काउंटिंग भी शॉर्ट नोट में कई बार आ जाता है 3 to 4 मार्क्स के अंदर। ठीक है, बिल डिस्काउंटिंग वो होती है जहाँ पे आपके पास एक्सेस कैश होता है। ठीक है, आप क्या करते हैं कि यहाँ पे बिल्स रेडी करते हैं। ये कमर्शियल बैंक करती है, खुद भी करती है कमर्शियल बैंक। ठीक है, और फर्म्स भी करती है। इसके अंदर आप बिल्स को डिस्काउंट करते हैं। जैसे कि अब जैसे मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सबसे पहले तो आपको सेफ्टी बहुत ज़्यादा होती है, सेफ्टी मिलती है। और यहाँ पे आप क्या करते हैं, देखिए बिल डिस्काउंटिंग एक वो टेक्निक होता है और एक मेथड होता है जहाँ पे आपके पास एक्सेस कैश होता है ना। ठीक है, उस पर आपको अगर आप यहाँ पे इन्वेस्ट करते हो ना तो आपको यहाँ पे डिस्काउंट भी मिलता है। ठीक है, आपके पास कैश होगा, ज़्यादा कैश है तो यहाँ पे डिस्काउंटेड मिलता है बिल्स पे, मतलब आपको डिस्काउंट मिलता है। आपने इतना किया है इन्वेस्ट तो आपको उस रेट पे डिस्काउंट मिलेगा और आपको पैसा यील्ड मतलब कि रिटर्न आपको अच्छा मिलेगा। ठीक है, तो ये तो आपके पास होगा, ये बहुत अच्छा माना जाता है, सेफेस्ट माना जाता है। ठीक है, और ये आपने पढ़ा भी होगा, मुझे लग रहा है आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा बिल डिस्काउंटिंग क्या होता है। यहाँ पे आपको डिस्काउंट मिलता है ऑन द एक्सेस कैश पे। ठीक है, तो ये तो हो गए आपके 4 सोर्सेज, बहुत अच्छे से इसको करके जाइएगा, बहुत अच्छा पॉइंट है। अब देखिए यहाँ पे 2 इलस्ट्रेशन देखते हैं। देखो इलस्ट्रेशन ऐसे है ना, मैं आपको सच बताऊँ ईजी बहुत है, सुपर ईजी, बट दिमाग घुमाने वाले हैं। पर अगर आपने अगर सही से नहीं समझा तो अब क्वेश्चन को पढ़ेंगे, दिमाग शांत करके पढ़िए, बहुत अच्छा पॉइंट है ये। अगर आपने पढ़ लिया ना, 2 इलस्ट्रेशन है इसके अंदर, दोनों ही ताबल तोड़ है, बहुत अच्छे हैं। तो आप एक बार इसको ज़रूर थोड़ा सा दिमाग लगा के पढ़ेंगे। देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 1 क्या कहता है, सिंपली पढ़ना है सिर्फ। जैसे मैंने सबसे पहला फॉर्मेट देख लो, जैसे मैंने अभी आपको फॉर्मेट बताया था कि ऊपर रिसीट रहेंगी, नीचे उसके बाद आपका पेमेंट रहेगा। जब रिसीट कंप्लीट हो जाएगा देन आपका पेमेंट, उसके बाद आप टोटल पेमेंट, टोटल रिसीट, टोटल पेमेंट दोनों को आप लेस करोगे तो आपके पास आ जाएगा बैलेंस। यही करना है, सिंपल है। और जितने मंथ्स बोले होंगे, मंथ्स का बोलेगा, ईयर का बोलेगा, तो उतना ही आप कैलकुलेट करोगे। सिंपल है, बहुत सिंपल है। ठीक है, तो फॉर्मेट तो आपको पता लग गया है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या क्या रहा है।
ठीक है। अब देखिए आपसे क्या कहता है, सबसे पहले आपको चीज़ें समझनी है कि आपको निकालना क्या है। ठीक है, मैंने आपको हर वीडियो में फाइनेंशियल मैनेजमेंट के यही कहती हूँ, न्यूमेरिकल पार्ट में आप हमेशा ये देखिए कि आपको फाइंड क्या करना है। ठीक है, तो इसमें कहता है कि आप प्रिपेयर करो कैश बजट। एग्जाम में अगर कैश बजट का क्वेश्चन आ गया ना, मैं बता रही हूँ आप बहुत लकी होगे, बहुत लकी होगे कि इसकी थ्योरी से ज़्यादा, क्योंकि इसका बहुत ईजी है इलस्ट्रेशन। अभी आप देखोगे ना खुद भी कहोगे हलवा है, हलवा खा लो बस उठा के। देखो इसमें कह रहे हैं कि प्रिपेयर करो कैश बजट जनवरी से अप्रैल तक का। अब क्या करेंगे बच्चे, नवंबर दिसंबर सबका करना? अरे नहीं करना भाई, उसने कहा जनवरी से अप्रैल तक का करो, तो सिंपल है कैश फटाफट से। उसके बाद तो आपको स्केल उठाना है, सीधे लाइनें खींचनी है। वेट, सीधे लाइनें खींचो, डिटेल्स जैन फैब मार्च अप्रैल, 4 महीने का बोला, चारों का बना दो और आप ऊपर रिसीट लिख दो। और पेमेंट तब लिखोगे ना, पेमेंट तो जब आपको पता लगेगा रिसीट कितना है, तो उतना मत लिखना। अब नेक्स्ट आप देखते हैं हमें निकालना क्या है, जैन फैब मार्च अप्रैल, चारों का निकालना सिंपल है, बहुत ईजी है। अब उसके बाद आ जाओ इलस्ट्रेशंस पे, बहुत सिंपल है। अब सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपको जनवरी से अप्रैल तक का दे रखा है, तो आपको फॉर श्योर है कि आपको जनवरी का बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस देगा ही देगा। इट इज़ अ फॉर श्योरिटी, क्योंकि उसके बिना आप क्वेश्चन नहीं कर सकते हो। तो आप सबसे पहले ढूंढोगे कि ओपनिंग बैलेंस का है। देखा देखो सबसे लास्ट में देते हैं बेसिकली, कि बच्चा ना वहाँ तक पहुँच ही ना पाए, पहले कंफ्यूज हो जाए। तो सबसे पहले आपको दे दिया है, सबसे एंड में दिया है बैलेंस ऑफ द कैश इन हैंड, 1 जनवरी का बैलेंस आपको दे दिया है। इसके बिना क्वेश्चन स्टार्ट ही नहीं कर सकते हो। सबसे पहले कुछ नहीं करना, ओपनिंग बैलेंस लिख दोगे, ओपनिंग बैलेंस लिख दोगे 15,000 का। अब ये और किसी का नहीं देगा, फैब मार्च अप्रैल इसका नहीं देगा, इसका आप खुद निकालोगे। अरे कॉमन सेंस है भैया, जो बैलेंस क्लोजिंग होगा जनवरी में, वही तो ओपनिंग बैलेंस बनेगा फैब का। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जनवरी को कैलकुलेट करेंगे, जनवरी का जो क्लोजिंग बैलेंस होगा वो यहाँ जाके फैब का ओपनिंग बैलेंस बनेगा। ये तो बहुत बेसिक है, अगर आप अकाउंट्स के स्टूडेंट है तो, कॉमर्स के नहीं भी होते तो बहुत बेसिक सवाल है। जो जनवरी में एंड होगा वही तो जाके फैब में स्टार्टिंग होगी उससे ना, तो यहाँ पे हमें ये मिलेगा। सबसे पहले हमें मिल गया। अब हम इलस्ट्रेशन देखते हैं हमें क्या कह रहा है। चीज़ें बहुत शॉर्टेड देखना, बहुत दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है इसके अंदर, बस छोटी छोटी चीज़ें। अब सबसे पहले क्या कह रहा है कि आप, और कि यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे कुछ एक्सपेंसेस गिवन है, तो वो एक्सपेंसेस आप क्या मानते हैं, एक्सपेंसेस आपको पेमेंट करना है तो वो आपकी पेमेंट लाइन में होगा। किस तरीके से करना है ये क्वेश्चन बताएगा। देखिए अब वेजेस भी आपको पेमेंट में ही जाएगा। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दूं तो सेल्स है, सेल्स अगर आप सेल्स करेंगे तो पैसा आएगा, तो ये आपका रिसीट हो गया। परचेस करेंगे तो पैसा जाएगा, खरीदोगे कुछ तो पैसा दोगे, तो इसका मतलब ये आपका क्या हो गया, आपका पैसा आएगा। ठीक है, इनकम हो गई। फिर आपसे कहता है वेजेस आप पेड करोगे, आपके पास पैसा जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस है, पैसा जाएगा। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस है, पैसा जाएगा। और सेलिंग एक्सपेंसेस है, पैसा जाएगा। ठीक है, तो एक ही सोर्स है जहाँ से पैसा आएगा, दिस इज द सेल्स। ठीक है, बहुत सिंपल है ये, तो मैंने आपको जस्ट ओवरव्यू दिया है। उसके बाद देखिए अब आपसे क्या कहता है, एडजस्टमेंट देखिए, कहता है कि कस्टमर को अलाउ किया गया है क्रेडिट 2 मंथ्स का, यानी कि जो कोई भी कस्टमर है वो 2 महीने बाद पेमेंट कर सकता है। ठीक है, बहुत सिंपल है। अब कुछ ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैंने जैसे आपको बताया कि कस्टमर क्या, यहाँ पे क्या कहता है। सबसे पहले एडजस्टमेंट देखिए कि कोई द कस्टमर आर अलाउड अ क्रेडिट ऑफ 2 मंथ्स, यानी कि जो आपके कस्टमर्स हैं वो अलाउ, यानी कि आप अपने कस्टमर को अलाउ करते हैं 2 मंथ्स की पेमेंट। ठीक है, अब देखिए अब कस्टमर कौन होंगे, आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, कस्टमर कौन होंगे जिनको आप मतलब, यानी कि देखिए जिनको आपने सेल किया होगा वो आपके कस्टमर होंगे। तो आपने कहा है कि 2 मंथ्स का आपको क्रेडिट है, यानी कि आप अपने पैसे को 2 महीने बाद दे सकते हो, उधारी या 2 महीने की चलेगी। सबसे पहले आपको पैसे लेने हैं, तो यहाँ पे आप देखिए वो आपके डेटर्स होंगे, सिंपल सी बात है। तो ओपनिंग बैलेंस आपको मिल चुका है। क्रेडिट रिलाइज फ्रॉम डेटर्स क्या होगा, देखिए अब सबसे पहले यहाँ पे देखिए 2 महीने बाद अगर किसी से पैसा लेना है, यानी कि जिसने नवंबर में आपसे सेल की होगी वो पैसा आपको जनवरी में देगा। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। और जिसने दिसंबर में करी होगी वो मार्च में देगा, जिसने जैन में करी होगी वो मार्च सॉरी वेट, हाँ, जिसने नवंबर में करी होगी 2 महीने बाद वो जैन में देगा, जिसने दिसंबर में करी होगी वो फैब में देगा, जिसने जैन में करी होगी वो मार्च में देगा, और जिसने फैब में करी होगी वो अप्रैल में देगा। बहुत सिंपल है। तो वही यहाँ पे कह रहा है कि देखिए सबसे पहले कहाँ है, देखिए हाँ आपसे कह रहा है कि जिसने नवंबर में की होगी सेल, 2 महीने बाद वो जैन में देगा, तो जैन में आपके पास पैसा कहाँ से है, 30,000। फिर दिसंबर में जिसने दिसंबर में की होगी सेल वो आपको फैब में पैसा देगा, तो 35 आपके पास पैसा आना। आपको ये देखना है कि पैसा आ रहा है और पैसा जा कहाँ से रहा है, वो कैसे आ रहा है उसका आपको मतलब नहीं है। ठीक है, फिर आपसे कह रहा है जिसने जैन में करी होगी, जिसने जैन में लिया होगा, खरीदा होगा, उसने 25,000 का खरीदा होगा, वो पैसा दे रहा है मार्च में, तो आपको जो पैसा मिल रहा है आपको उसकी बात करनी, तो 25,000 अप्रैल। बहुत सिंपल है, बस आपको ये देखना है कितने महीने का क्रेडिट पीरियड है। अभी और क्वेश्चन करेंगे तो आप समझ जाएंगे। ठीक है, फिर आपके पहले एडजस्टमेंट, जो आपकी एडजस्टमेंट कंप्लीट होती जाए उस पैसे बाइफर्केशन लगाएंगे। आपको पता होगा अकाउंट्स का एक वो होता है कंप्लीशन का,
नेक्स्ट देखिए, आपको डिविडेंड 10,000 रुपये का डिविडेंड आपको पे करना है। डिविडेंड पे करना है तो आप पेमेंट में डाल दो उसको डिविडेंड के नाम से। ये रहा आपका पेमेंट ऑफ डिविडेंड। और कब करना है वो आप देख लीजिए। वेट, आई गेस यहाँ पे कुछ मिस्टेक है आपके पास। ये डिविडेंड का पैसा आपको नहीं दिया गया है। ये आई गेस ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक है कहीं से, मुझे ऐसा लग रहा है। चलिए छोड़िए, इसको छोड़िए, मैं आपको अपने उससे बताती हूँ बेसिक अंडरस्टैंडिंग से। वो शायद मुझे लग रहा है वो थोड़ा सा प्लस माइनस है, लीव दैट। आपसे कह रहा है डिविडेंड है आपका वो 10,000 रुपये पे करा गया है अप्रैल में। तो जब आपका अप्रैल में यहाँ पे आएगा ना डिविडेंड पे के नाम से, पेमेंट ऑफ डिविडेंड, यहाँ पे 10,000 आना चाहिए था अप्रैल में जब किया गया है, तो ठीक है। और नेक्स्ट आपसे कहता है कि ये देखिए, फिर आपके पास आता है ये दोनों आपके कंप्लीट, ये आपका कंप्लीट हो चुका था। देखिए लास्ट से देखते हैं, कहता है कि लैग इन पेमेंट ऑफ अदर। अब ये बहुत अच्छा पॉइंट है, इसमें कहता है लैग मतलब होता है गैप। गैप को हम लैग कहते हैं गैप आ रहा है पेमेंट में, कि यानी 1 महीने बाद जो आपके 3 एक्सपेंसेस है ना, अदर एक्सपेंसेस, यानी कि जो 3 एक्सपेंसेस हैं आपके, ये आप लोगों ने 1 महीने बाद पेमेंट करा। अरे बहुत सिंपल है, जैसा हमने भी सेल्स में करा कि जो जिस बंदे ने मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस जो होगा आपका दिसंबर का, उसने जैन में पे किया होगा, जिसने जैन में लिया होगा उसने फैब में पे किया ना। आपको ऊपर से थोड़ा सा नीचे आना है। तो सेम वही कह रहा है इसके अंदर कि मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस आप कैसे पे कर रहे हो। जिसने भी यहाँ पे, मैं बता रही हूँ ना, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है कैलकुलेशन का, है ना, यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन का मिस्टेक है, इसको आप लीव कर सकते हो। यस, ये थोड़ा सा मिस्टेक है। मैं इसका अभी क्लियर ना एंड में मैं इसको पोर्ट्रे कर दूंगी, तो आप वहाँ से देख लेना। मैं आपको तरीका बता देती हूँ किस तरीके से होगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम इसको भी देख लेंगे, पर ये वाला क्वेश्चन अच्छा है, इसके अंदर सारे पॉइंट्स कवर, इस वजह से मैं करवा रही हूँ। देखिए मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस यानी कि जो दिसंबर में होगा वो आपका किस में आएगा, जैन में आएगा। 1225 आपका यहाँ पे आप जैन में नोट करोगे पेमेंट की साइड में, 990 आप फैब में नोट करोगे। इस तरीके से आपका ये चलेगा। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस, जैसे हमने सेल्स वाला किया था, सिंपल है। ये खत्म, ये खत्म। कहता है वेजेस जो है वो 1 मंथ नेक्स्ट मंथ है, नेक्स्ट मंथ सेम वैसा ही, बस ये थोड़ा सा अलग इसलिए कर दिया, थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज कर दिया, बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं। सेम वही है कि जिस बंदे ने दिसंबर में जिसने हमें पेमेंट करना होगा वेज का, वो हम जैन में करेंगे, जैन में जिसको करना होगा फैब में करेंगे। तो हमें पेमेंट से मतलब है, तो हम उसी हिसाब से उसको मंथ वाइज कैलकुलेट करेंगे। ये हो गया। क्रेडिटर्स को हम लोगों ने, अब यहाँ पे कह रहा हमने क्रेडिटर्स को भी 2 महीने का कहा है कि 2 महीने बाद हम आपको पेमेंट करेंगे, ठीक है। अब क्रेडिटर्स कौन होंगे, जिससे हमने सामान लिया होगा, जिससे हमने परचेस किया होगा, वो हमारे क्रेडिटर्स होंगे। तो हम उनको 2 महीने बाद पेमेंट करेंगे, यानी कि हमने 15,000 का अगर नवंबर में सामान लिया तो 15,000 की पेमेंट हम जैन में करेंगे। दिसंबर में हमने 20,000 का सामान लिया है तो हम उसकी फैब में पेमेंट करेंगे। कुछ इस तरीके से फिनोमेना चलने वाला है, जैसे हमने सेल्स में किया था सेम। बस वहाँ पर सेल्स में हमने क्या किया था, रिसीट साइड में डाला था, इस केस में हम यहाँ पे पेमेंट साइड में डालेंगे। बहुत सिंपल है, ठीक है। ऑल राइट, अच्छा मैं आप समझी हूँ, हाँ ऑल राइट। इसके अंदर पता है क्या हुआ है कि यहाँ पे ना ये थोड़ा सा नीचे, जैसे पेमेंट ऑफ कस्टमर ये सॉरी वेट, अब आप समझ पाएंगे। देखिए पेमेंट ऑफ कस्टमर ये वाला है 15,000, ये देखिए यहाँ पे देखिए कह रहा है ना। अब देखिए अगर आपने यहाँ पे थोड़ा सा छोटा कर दिया तो देखिए अब समझ में आ रहा होगा आपको कि अगर आपने नवंबर में 15,000 का परचेस किया है तो उसके आप पेमेंट जैन में कर रहे हो, तो जैन में आपका पेमेंट हो गया 15,000 का। देन 20,000 का जिसने दिसंबर में लिया था वो फैब में पेमेंट करा, तो फैब में आपको 20 का आ गया। 15 का जिसने दिसंबर में लिया होगा वो आपको मार्च में कर रहा होगा, जिसने फैब का 20 में लिया होगा वो अप्रैल में कर रहा होगा। बहुत सिंपल है, ठीक है। और वेजेस वाला देखिए, वेजेस वाला ये रहा, वेजेस वाला 1 महीने बाद आप कर रहे हो, यानी 3200 जो दिसंबर में लिया होगा वो जैन में पे करोगे, तो 3200 ये इसका है वेजेस का, ठीक है। ये थोड़ा नीचे हो गया, ओके अब मैं समझी। 2500 का फैब में करोगे, 3,000 का आप मार्च में करोगे, 2400 का आप अप्रैल में करोगे। इस तरीके से ये चलने वाला है, ठीक है। अब ये हो गया आपका खत्म, ये आप खुद से एक बार देख लेना, 4 होगा। अब ये वाला देखिए पॉइंट क्या कहता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ है आपका, यानी कि आपने कैपिटल पे खर्चा किया है। प्लांट आपने खरीदा है, प्लांट आपने परचेज किया है जनवरी में, 15 जनवरी, फ़र्क नहीं पड़ता डेट कोई भी हो, महीना वो होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसमें डेप्रिसिएशन वगैरह नहीं है तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता है इसके अंदर। इसके अंदर आपसे कह रहा है कि आपने खरीदा है, प्लांट परचेज किया है, तो सिंपल आपने पेमेंट किया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आएगा कि परचेज ऑफ प्लांट कौन से महीने में, जैन में आपने प्लांट परचेज किया है। कितने का परचेज किया है प्लांट वो देख लीजिए। प्लांट आपने 5,000 का परचेज किया, तो ये रहा इसका प्लांट ऑफ परचेज का, ये रहा 5,000, ठीक है। वो नीचे मैंने आपको बताया नीचे हो गया, तो 5,000 का आपकी इसमें आ गया। नेक्स्ट आपसे कहता है कि आपने बिल्डिंग परचेज की थी 1 मार्च को, और उस पर पेमेंट की मंथली इंस्टॉलमेंट, यानी कि लोग इंस्टॉलमेंट EMI पे ले लेते हैं ना, तो आपने बिल्डिंग परचेज करी थी, उसमें आपने EMI पे पैसा लिया था और आपने मार्च में किया था। तो कह रहा है कि मार्च अप्रैल, मतलब मार्च के बाद जितने महीने होंगे 2-2 हज़ार हर महीने उसकी इंस्टॉलमेंट चलेगी, यानी कि मार्च में चलेगी और इसके अंदर अप्रैल तक बना रहे हैं तो अप्रैल में चलेगी। तो यहाँ पे देखिए ये इंस्टॉलमेंट, ठीक है। फिर इसमें कहता है कि इंस्टॉलमेंट कर रहे हैं बिल्डिंग इंस्टॉलमेंट कर रहे हैं 2000 और 2000 मार्च में करेंगे, अप्रैल में। अगर इसके आगे भी हमें बनाना होता तो हम मई में भी करते और
उसके आगे भी जितने महीने आते हैं उसमें कर दे, ठीक है। तो ये तो आपके पास हो गया। अब देखिए सारे के सारे एडजस्टमेंट हो गए, बहुत ईजी है, सुपर ईजी, आपको सिर्फ समझना है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, ठीक है। ये सारे कंप्लीट हो गए हैं, सारे एडजस्टमेंट हो गई हैं, ये भी हमें कंप्लीट करना है, ये सारे भी हमें कंप्लीट करने हैं, हमारे सारा कंप्लीट हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, हम टोटल करेंगे, रिसीट का टोटल करेंगे, ठीक है, और पेमेंट का टोटल करेंगे। उसके बाद हम इन दोनों को लेस करेंगे, यानी अगर हम इसको ए मानते हैं इसको बी मानते हैं, तो ए में से हम बी माइनस करेंगे, हमारे पास जितना ये पैसा आ गया है ये। और देखिए हाँ, एक चीज़ सबसे पहले आप क्या करेंगे, लाइन वाइज करेंगे इन चीज़ों को। जैसे अगर आप जनवरी का करते हैं तो आप जनवरी का टोटल करोगे, जनवरी का जब आपके पास क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा तो वो आपका फैब का ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। तो वो इस तरीके से आप फैब का ओपनिंग बैलेंस निकालोगे, फिर फैब का कंप्लीट करके उसके बाद आप मार्च का, फिर जब आपको फैब का क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा तब आप उसको मार्च के ओपनिंग बैलेंस में, तो आपको इस तरीके से इसको फिनोमेना को करना है, ठीक है। अब देखते हैं अपना इलस्ट्रेशन नंबर 2 क्या कहता है। देखिए आपसे नेक्स्ट इलस्ट्रेशन क्या कहता है, आपसे कह रहा है कि अरेंज करो, आपको बनाना क्या है। सबसे पहले आप ये देखो कि आपको कैश बजट बनाना है, ठीक है। आपसे कह रहा है कि आपको क्या बनाना है, यहाँ पे कितने महीनों का बनाना है, अप्रैल टू जून का, 3 महीनों का है, बहुत सिंपल है। सबसे पहले आप लाइन खींच लीजिए स्केल से डायरेक्टली, रिसीट पेमेंट अप्रैल मई जून, बहुत सिंपल है, ठीक है। अब आपसे क्या कह रहा है, इसके अंदर आपको सारे डाउट्स क्लियर होने वाले, किस तरीके से क्या है आपके पास। देखो आपको दिया क्या है, आपको सेल्स दिया, परचेज दिया, वेजेस दिया, ठीक है, बहुत सिंपल है आपके पास। अब इलस्ट्रेशन देखिए, सबसे पहले आपको देखना है कि आपके पास वो कहाँ है, ओपनिंग बैलेंस। तो आपको दिया गया कैश एट बैंक, आपके पास 1 अप्रैल का आपको गिवन है 25,000 रुपये, तो आपके पास ओपनिंग बैलेंस आ गया। अब देखेंगे सिंपली नेक्स्ट आप देखते हैं, यहाँ पे कहता है कि 50। अब ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, बहुत छोटे होते हैं पर बहुत दिमाग लगाने वाले होते हैं, तो बहुत बड़ी कैलकुलेशन नहीं आएगी, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इसको मार्क कर लीजिए, इसको आप 2 टाइम्स अच्छे से देख लीजिएगा। आपसे कहता है कि 50%, देखिए अब ये थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, 3 महीने का बनाना है। आपसे कह रहा है 50% ऑफ द, देखिए ये आपकी सेल्स है 100%, ठीक है, सिंपल मैथ है। 100% आपकी सेल्स है, उसमें से आपकी 50% जो सेल्स है 50% अलग अलग है। इसमें कहता है कि 50% आपकी जो सेल्स है ना वो कैसे करी गई है, कि 1 महीने पहले की, जैसे अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में किया, 1 महीने पहले की आप पेमेंट अगले महीने कर रहे हो, उससे अगले महीने, और आपकी 50% ना क्या करी गई है, उससे 20 सेकेंड यानी कि उससे पहले वाले मंथ की ली गई है। समझ में आए, नहीं समझ में आए, चलिए मैं आपको बताती हूँ। इसको छोड़िए, इसके बाद एक और लाइन आपसे कही गई है कि क्रेडिटर्स जो है, यानी क्रेडिटर्स कौन होते हैं, जिन्हें हमें पेमेंट करनी है, हमारी उधारी है उन पे। तो उसमें कहता है कि क्रेडिटर्स जो है उनको हमने 1 महीने पहले, यानी कि जिसने फॉर एग्जांपल जिसने आपने मतलब कि अप्रैल से पहले मार्च, मतलब आपने मार्च में जो सामान लिया होगा उसका पेमेंट आप अप्रैल में कर रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं, पेमेंट वाला ही करके खत्म करते हैं ना पेमेंट का, उसके बाद हम लोग उसका देखते हैं। तो आपसे पेमेंट, आपको वेजेस की पेमेंट करनी है, और आपको पेमेंट किसकी करनी है, पेमेंट आपको वेजेस की करनी है और उसकी करनी है, वेजेस की पेमेंट करोगे और परचेजेस की पेमेंट करोगे, सिंपल सा मैथ है। तो आपसे कह रहा है कि अगर आपने, देखिए अगर आपने जो मार्च में सामान लिया उसकी पेमेंट आप अप्रैल में करोगे, अप्रैल की पेमेंट आप मई में करोगे, इस तरीके से। तो सिंपल है, यहाँ पे देखिए आपने अगर 1 महीने पहले की पेमेंट करोगे तो अप्रैल में पेमेंट आप किसकी करोगे, 1,44,000 की, जो आपने मार्च में खरीदा था, तो ये रहा 1,44,000 की पेमेंट, ये परचेजेस का है। और 2,43,000 आप इसमें करोगे मई में, उसके बाद फिर 2,46,000 आप जून में करोगे, ठीक है। अब जून का अगर आप जुलाई में बनाते तो फिर आप जून का किस में करते, जुलाई में। बहुत सिंपल है, क्योंकि आप 1 महीने पहले, 1 महीने बाद कर रहे हो मतलब पेमेंट, ठीक है। अब वेजेस का क्या है, वेजेस के बारे में कुछ कहा नहीं गया, तो बहुत सिंपल है। इसके मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे ना ये लिखना भूल गए हैं, क्योंकि इन लोगों ने सोल्यूशन में ऐसा किया है कि 14,000 मतलब 1 महीने पहले का जो है, 1 महीने पहले का, मार्च का भी उन्होंने ऐसे ही किया है, जैसे 1 महीने पहले उन्होंने वेजेस, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था। तो ये शायद यहाँ पे ये लिखना ही भूल गए हैं कि वेजेस और क्रेडिटर्स दोनों को हमें 1 महीने पहले का पेमेंट करना है। तो आप ये मान के चलिए, क्योंकि आंसर में कुछ ऐसे ही दिया हुआ है। तो वेजेस आपका 14,000 जो मतलब हमने मार्च में जिसमें हमें पेमेंट करनी थी वो हम अप्रैल में कर रहे हैं, तो 14,000 आपका अप्रैल में हो जाएगा, 11,000 आपका मई में हो जाएगा, और 10,000 आपका जून में हो जाएगा। बहुत सिंपल है, आपके पास टोटल पेमेंट आ चुकी है। अब हम देखते हैं कि टोटल रिसीट कितना है। आपसे कह रहा है कि आपने जो सेल्स है, सिंपल, अब मैं सब हटा देती हूँ, अब सिर्फ सेल पे देखेंगे। सेल्स में क्या कहता है, सेल्स के आपको ये 5 महीने दिया है, इसमें हमसे कह रहा है कि 100 में से 50% जो सेल है, हमने सारा सेल जो है वो क्रेडिट पे किया है, और आपके पास जो 50% क्रेडिट सेल जो हमने किया है वो हमने 1 महीने पहले का, और 50% 1-2 महीने पहले, यानी कि अप्रैल में जो लिया होगा ना उसकी, मतलब जो सेल यानी जो बेचा होगा, जो हमने फैब में बेचा होगा, उसकी पेमेंट हमारे पास अप्रैल में आ रही है। समझ रहे हैं आप, ठीक है। और वो भी नहीं, उसकी 50%, उसकी भी 50%। अब देखिए समझाती हूँ कैसे। आपने अप्रैल में आपको पेमेंट मिला, ठीक, बहुत सिंपल है। अप्रैल में आपको पेमेंट मिला, ठीक,
और अप्रैल में वो पेमेंट किसका मिला होगा, वो फैब वाले का पेमेंट मिला है, यानी कि 2 महीने पहले वाले का पेमेंट मिला है, वो भी उसका भी 50%। तो 1,80,000 का 50% आपको पता है 90,000 होता है, वो तो बहुत बेसिक है। 90,000 आपको कब मिला, अप्रैल में मिला, ठीक है, 2 महीने पहले, वो भी उसका 50% मिला, ठीक है। क्वेश्चन में यही ट्रिकी था आज के, ठीक है। उसके बाद अब उसके बाद कहता है कि आपको उसका 50% आपको ये मिला। अब इसी में आपसे क्या कहता है कि उसके फॉलोइंग मंथ का, हमें अप्रैल में उसका फॉलोइंग मंथ का भी हमें 50% मिल रहा है, यानी कि अब मार्च का भी 50%, मार्च का 50% कितना होगा, 1,92,000 का 50% होगा 96,000 हमें इसके अंदर रिसीट हो रहा है। वो तो हमारा क्रेडिट पे था, फैब वाला हमारे क्रेडिट पे था, और ये वाला हमें रिसीट हो रहा है इन कैश, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है ना 50% आपका फॉलोइंग मंथ सेकेंड मंथ में कैश में रिसीट हो रहा है, तो ये दोनों आपके ये हो गए, अलग अलग लिखोगे, सेल्स हुई है और सेल्स जो है अमाउंट रिसीव कितना हुआ है सेल से वो। फिर आपका सेम मई में आपको, मई का आपको मार्च और अप्रैल का, तो मार्च का 50% और अप्रैल का 50%, इस तरीके से जून में भी सेम वही फिनोमेना चलेगा। जून में किसका होगा, अप्रैल का और मई का, उसके 2 महीने पहले का। ये अच्छा पॉइंट था, इस क्वेश्चन को आप 2 बार देखना, बहुत अच्छा था। अब इसका आप टोटल कर लोगे, टोटल रिसीट, उसके बाद आपके पास रहेगा टोटल पेमेंट, दोनों का आप लेस करोगे, आपके पास आ जाएगा क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है। आपके पास इतना पैसा बचा है, यानी 53,000 अभी आपके पास बचा है। उसके बाद यहाँ पे आपको माइनस में बैलेंस चल रहा है, यानी कि आपकी कंपनी, आपकी फर्म में 51,000 लैक है, अभी 51,000 माइनस में चल रहा है। उसके बाद ये आप यहाँ पहुँचा दोगे ओपनिंग बैलेंस, उसके बाद इसका कैलकुलेट करके ले आओगे, ठीक है। आई होप आज की आपको वीडियो समझ में आई होगी। अब ये देखिए कुछ क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको कर लीजिएगा, आ जाते हैं एग्जाम में 1-2 मार्क्स में। और ये पूरे चैप्टर की समरी है, ये देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। और यहाँ पे देखिए आपको ये जो मैंने अभी आपको ऊपर क्वेश्चंस बताए हैं, उनके ही ये कुछ आंसर देंगे। पहले आप इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना, उसके बाद आपको आंसर देखने को मिल जाएंगे। और ये देखिए कुछ 5 क्वेश्चंस हैं, ये आपके अगर थ्योरी में से कुछ आएगा तो इसी लैंग्वेज पे ऐसे ही क्वेश्चन आएगा। तो आई होप आपको अच्छे से चैप्टर समझ में आएगा। बहुत ईजी है, बहुत सुपर ईजी चैप्टर है, बस बहुत अच्छे से समझने का फ़र्क है। और आई होप आपको ये समझ में आया होगा। देखिए क्वेश्चन जिस तरीके से इसमें दिए, मैंने आपको बताया लॉक बॉक्स सिस्टम लास्ट ईयर ही आया था, अभी 2 से 3 मार्क्स के अंदर शॉर्ट नोट में ऐसे ही आएगा, राइट शॉर्ट नोट ऑन लाइक दिस, प्लेइंग द फ्लोट हमने ऑलरेडी पढ़ लिया। तो हमने इस चैप्टर को अच्छे से पॉइंट टू पॉइंट कवर कर लिया है। आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी। अगर समझ में आई तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, और वीडियो को शेयर कर दो, और सब्सक्राइब कर लो चैनल को फॉर मोर अपडेट्स एंड डिटेल्स। एंड थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो।